So we will continue with the last question of the last lecture. इससे दो पार्ट थे, दो में से एक पार्ट हमने सॉल्व किया था, दूसरा पार्ट बाकी है। तो वापस एक बार पार्ट वन वी विल जस्ट क्विकली सी, नॉट सॉल्व अगेन, जस्ट क्विकली सी। A monochromatic ray of light is incident at 37 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री दिया था आपको, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आप हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हो। On an equilateral prism मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब म्यू 2, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, दैट इज 1.5। डिटरमाइन एंगल ऑफ इमर्जेंस, आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना था E, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना था डेल्टा। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू फॉर द इमर्जेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू हियर, जिसमें आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना था, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो कैसे किया मैं बता देता हूँ आपको। तीन पैरामीटर दिए हैं, क्या क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इफ यू रिमेंबर, ये हमने कल भी सॉल्व किया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है 37, क्योंकि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू है 60, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना है 3/2। सराउंडिंग में हम बाय डिफॉल्ट वैक्यूम या एयर कंसीडर करते हैं, तो म्यू वन की वैल्यू कितनी है 1। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर फाइंड करना है तो थोड़ा सा आपको बैक ट्रेस करना पड़ेगा कि अगर आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस चाहिए, अगर आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करने के लिए आपको पहले R2 चाहिए। R2 पता है नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए R1, क्योंकि R1 प्लस R2 इज A। R1 पता है नहीं, तो फिर R1 पता नहीं, तो पहले R1 फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, R1। कैसे फाइंड करोगे, ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, वहां से R1 मिल जाएगा। तो हमने लिखा भी है वैसे, बाय द वे वी हैव रिटन इट डाउन। तो स्नेल्स लॉ हमने ए बी सरफेस पे अप्लाई किया, यहाँ से हमको R1 मिलता है। तो अगर आप चेक करोगे, सबसे पहले हमने फाइंड किया था R1 विच इज 23.75 डिग्रीज। R1 मिल गया, R1 मिला तो हमको R2 मिलता है, तो R2 हमने फाइंड किया था A माइनस R1। R2 मिल गया, R2 मिल गया तो आपको E मिलेगा, E आ गया 62.5 डिग्री। E मिल गया तो आपको डेल्टा मिलेगा, क्योंकि I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, और डेल्टा आ गया आपका 39.5 डिग्रीज। तो यहाँ तक तो हमने कल सॉल्व किया था। उसके बाद अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, सिर्फ ध्यान होना चाहिए अच्छे से। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, हमको पहले एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल बोला है, मतलब अब ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू। ए का वैल्यू बाहर देख के फाइंड होगा क्या, बाहर वहां से नहीं ना, इधर इधर देखना पड़ेगा आपको। तो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू। तो ए की वैल्यू पूछी है आपसे फॉर एमर्जेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल। अभी ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एमर्जेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल का मतलब क्या है वो समझ लो। इसको JEE नीट में ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब क्या है, लेकिन ये ध्यान रखना, एमर्जेंट रे जस्ट पॉसिबल होने के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्टिल 37 डिग्री। तो पार्ट टू इज रियली इंटरेस्टिंग। तो पार्ट टू सॉल्व कैसे करोगे पहले वो समझ लो आप। तो पार्ट टू में मतलब पार्ट बी में आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं फिलहाल बोल देता हूँ ए डैश, पिछले केस में ए बोला था, आप क्या बोल देंगे ए डैश। अब इन दिस केस ये जो प्रिज्म का एंगल है ए डैश, ये कितना होना चाहिए ऐसा पूछा है फॉर एमर्जेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल। यहाँ पे रे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है। उसके बाद एंगल क्या होगा, लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा।
इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है 37। थोड़ा सा फॉलो करो स्टेप्स को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई पिछले केस का जो था वही है, म्यू पिछले केस का जो था वही है, और R1 किस पे डिपेंड करता है, R1 किस पे डिपेंड करता है, आई पे और म्यू पे। तो मैं लिखा था ना ये म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। तो जब म्यू सेम है और आई भी सेम है तो R1 की वैल्यू भी सेम है। तो केस नंबर 2 में R1 की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, चेंज R2 की वैल्यू में होगा। और ऊपर से क्या बोला है ये भी समझ लो, आपको बोला है एमरजेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल। एमरजेंट रे जस्ट पॉसिबल होने का मतलब ये होता है कि जो एमरजेंट रे है वो प्रिज्म के सरफेस को टच करके जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग, टच करके जाना। एमरजेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल मतलब द रे शुड टच द सरफेस ऑफ प्रिज्म। क्यों, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये जो रे है ये बाहर आ ही नहीं पाएगा, ये क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। तो जब ऐसा बोला होना एमरजेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल, तो मतलब समझ लेना कि एमरजेंट रे कैसा है, ग्रेजिंग है। और जब एमरजेंट रे ग्रेजिंग हो तो एंगल ऑफ एमरजेंस कितना बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री। सही है, वो 90 डिग्री, ये एंगल कौन सा था, R2। तो अगर आपको E की वैल्यू मिल गई, आपको म्यू की तो वैसे ही पता है ना, कितना था, कितना था, 3/2 दिया है वो। तो म्यू का वैल्यू दिया है, E पता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, R2। कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, स्नेल्स लॉ कहाँ अप्लाई करोगे, एट AC। तो म्यू अभी ठीक है, बाहर म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, तो म्यू 1 साइन E इक्वल टू म्यू 2 साइन R2। म्यू 1 कितना है, 1। साइन ऑफ E, व्हाट इज साइन ऑफ 90, व्हाट इज साइन ऑफ 90, 1। बराबर, सही है ना। वैसे थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, अगर व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल सॉरी क्रिटिकल एंगल, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, the angle of incidence inside denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया रेयर मीडियम में, 90। तो ये वैल्यू कौन होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। तो ये कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। तो इतना भी नहीं करना पड़ता, अगर लॉजिकली थोड़ा सा सोचते तो ये 90 है ना, तो ये क्रिटिकल एंगल हो, सिंपल। तो वैसे करना है तो सॉल्व कर लो। वैसे न्यू साइन R2, व्हाट इज साइन 90, 1। व्हाट इज न्यू वैल्यू, 3/2 वो दिया है, साइन R2। तो व्हाट इज साइन R2 फ्रॉम हियर, 2/3। 2/3 मतलब 0.666। फिर आपको वापस से लॉग बुक यूज करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम लॉग बुक यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2। अभी दैट आई विल गिव यू एज एन असाइनमेंट टू फाइंड आउट। मेरे पास वैल्यू डायरेक्टली निकाल के रखा है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ये आता है 41 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स। तो 41 डिग्री एंड 48 मिनट आता है ये। इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन डिग्रीज कंप्लीटली। 48 डिग्री मिनट्स को कन्वर्ट कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 48/60 कितना है, 0.8। तो ये आ जाता है आपके पास R2 का वैल्यू, you will get R2 equal to 41.8 डिग्रीज, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो यस, दिस इज व्हाट यू विल गेट। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस इज 90, मतलब R2 क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। फिर वहां से तुमको R2 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 41.8। आपको क्या पूछा था, क्या पूछा था, A डैश। तो डू यू रिमेम्बर R1 प्लस R2, क्या था, R2 A था ना। यहाँ पे R1 डैश प्लस R2 डैश इक्वल टू A डैश। लेकिन R1 डैश और R1 दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, सेम था। तो यू नीड टू रिमेंबर R1 डैश इक्वल टू R1 इक्वल टू कितना था ये वैल्यू, कल ही फाइंड किया ना, 23.75। तो 23.75 तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू, देयरफॉर A डैश इक्वल टू
23.75 degrees plus what is R2 41.8, इन दोनों को ऐड कर लो तो 41.8 plus 23.75, 41.8 plus 23.75, 65.55, तो आ गया 65.55. दिस इज द करेक्ट आंसर दैट यू विल गेट. तो पहले केस में ए की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, यहाँ पे कितनी हो गई 65.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो सबका ध्यान यहाँ पे, होपफुली यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ राइटिंग वर्क. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10. और अगेन इट इज टू सिंपल. फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा सेट, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको. डिटरमाइन एंगुलर डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ इट्स मटेरियल फॉर एक्सट्रीम कलर्स. एक्सट्रीम कलर्स मतलब वायलेट एंड रेड. ओके, आपको तीन पैरामीटर दिए हैं. आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर 3.1. इसमें से आपको क्या क्या फाइंड करना है? एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर. तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर. तो गिवन में तीन पैरामीटर आपको दिए हैं. नंबर 1 इज म्यू आर, जिसको एनआर बोला है. नंबर 2 इज म्यू बी, जिसको एनबी बोला है, एंड डेल्टा आर. तो म्यू आर कितना? म्यू आर 1.62, म्यू बी 1.66 एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड इज 3.1. और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 एंगुलर डिस्पर्शन एंड नंबर 2 डिस्पर्सिव पावर. तो डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड करना है. तो व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर डिस्पर्सिव पावर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर? या तो चलो एंगुलर डिस्पर्शन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? डेल्टा what is angular dispersion? What is angular dispersion? What is angular dispersion? What is angular dispersion? क्या था फॉर्मूला? डेल्टा V माइनस डेल्टा R. सही है. Now look at the given information and tell me, is it possible to find out directly what is angular dispersion? Directly डेल्टा V माइनस डेल्टा R. डेल्टा R तो दिया है, डेल्टा V पता है क्या? नहीं. तो फिर क्या फाइंड करोगे? डेल्टा V. वेरी गुड. और डेल्टा कैसे फाइंड करते हो यार? है हाँ, a इंटू म्यू माइनस 1 बराबर. तो जब डेल्टा V फाइंड करोगे तो क्या लगेगा? a और म्यू भी दिया है. यस. ए पता है? नो. तो फिर पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो कभी भी याद रखना, कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है. प्रॉब्लम इज विद अप्रोच ऑफ सॉल्विंग. आपको एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. जो अभी भी नहीं पता है तो यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग. जब आपको पता लग गया कि डेल्टा इज एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो अगला टास्क था तो फाइंड आउट डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा आर दिया हुआ है. डेल्टा वी फाइंड करना है तो a इंटू म्यू माइनस 1. लेकिन a पता नहीं तो पहले a फाइंड करेंगे. वो कैसे करेंगे बताता हूं मैं. और क्या फाइंड करना है? डिस्पर्सिव पावर. व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डेल्टा अपॉन डेल्टा y. यहां तक याद रखो. अब सबसे पहले तुमको चाहिए डेल्टा v. डेल्टा v के लिए क्या चाहिए? a. तो कैसे करेंगे? अब फिर कैसे करोगे सॉल्व? कैसे सॉल्व करोगे? क्लासेस का मेन इंटेंशन ये होता है टू हेल्प यू टू डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. मैं बोलता रहूं, मैं लिखता रहूं, कोई फायदा नहीं होने वाला. तो वन वे ट्रैफिक हो गया ना. बराबर. तो तुम बताओगे अब. बताओ. यू आर स्माइलिंग विच इज अ गुड थिंग.
बट यू आर स्माइलिंग, मतलब तुमको पता है, ऐसे तुम हंस रहे हो। तुम बता दो। यस, सब यहीं पे आंसर है। ये बोर्ड पे जितना लिखा है उसी में सब कुछ है। तुमको क्या फाइंड करना है, मैं वापस पूछ रहा हूँ। एंगुलर डिस्पर्शन वो क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा। डेल्टा पता है? यस। डेल्टा वी पता है? नो। डेल्टा वी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? ए। और म्यू वी। म्यू वी पता है? यस। ए पता है? नो। तो पहले क्या फाइंड करोगे? ए। कैसे फाइंड करोगे, सोचो। डेल्टा आर, वेरी गुड। तो डेल्टा आर की वैल्यू दी थी तुमको? यस। व्हाट इज डेल्टा आर? ए इंटू म्यू आर माइनस वन। तो तुम्हारे पास म्यू आर की वैल्यू है ना? है। डेल्टा आर भी है। तो यहाँ से ए मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए। क्या आएगा ए? बताओ बताओ बताओ। डेल्टा आर अपॉन म्यू आर माइनस वन। व्हाट इज डेल्टा आर? 3.1। व्हाट इज म्यू आर? 1.62 माइनस वन। तो ए इक्वल टू 3.1, 0.62, बराबर। सही है। अब सिर्फ टेम्पररी, टेम्पररी बोल रहा हूं मैं। ये 3.1 और नीचे क्या है? 0.62। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 3.1 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁻1। सीधे डेसिमल शिफ्ट किया। ये क्यों किया? वेरी सिंपल, वन एंड टू का। ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10। व्हाट इज 10/2? 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ए मिल गया। अब ए मिल गया। ध्यान अभी भी नहीं है, मैं बार बार एक ही को मैं टारगेट नहीं कर सकता हूँ। तुम खेलना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। आज दिन में 3 बार हो गया 10 मिनट के अंदर। ये हो गया आपके पास ए का वैल्यू। उसके बाद आपको क्या चाहिए? डेल्टा वी। दैट विल बी ए इंटू म्यू वी माइनस वन। ए है 5, म्यू वी था 1.66 माइनस वन। 5 इंटू 0.66। व्हाट इज 0.66 इंटू 5? व्हाट इज 0.66 इंटू 10? 6.6। उसका आधा कर लो, 3.3। तो कितना है? 3.3। ये आ गया 3.3। ये मिल गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डेल्टा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर 3.3। और डेल्टा आर तो दिया था ना, कितना दिया है? 3.1। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन? 0.2। एंगुलर डिस्पर्सन मिल गया। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा। वो होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। ये तो तुमको पता ही है, कितना है? 0.2। डेल्टा वाई पता है? नहीं। तो डेल्टा वाई पता नहीं तो कैसे फाइंड करोगे? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। व्हाट इज डेल्टा वी? 3.3। डेल्टा आर 3.1 बाय 2। तो 0.2 अपॉन हाउ मच इज दिस? 6.4 अपॉन 2, मतलब वन का एंड 3.2 था। तो 0.2 अपॉन 3.2 इज 2/32, 1/16। मैंने आपको 1/16 बताया था ऑलरेडी। 1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25, 1/8 is 0.125, 1/16 is 0.0625। तो आ गया 0.0625। देख लो आंसर यही आएगा। है डन, खत्म। We will now start with next topic, next 3 topic. एग्जाम्पल 9.9 बाकी है, मुझे याद है, वो भी हम लोग लेंगे। वी विल टेक इट ऑन द राइट टाइम। तो अब अगर आपको याद होगा, हमने रे ऑप्टिक्स में 3 अलग अलग टॉपिक की बात की थी। तो इन रे ऑप्टिक्स वी स्टार्टेड ऑफ विद प्लेन मिरर, मिरर ना रिफ्लेक्शन। देन वी हैव सीन स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर का जो लास्ट टॉपिक था, इफ यू रिमेंबर, याद है क्या? एबरेशन। स्पेरिकल एबरेशन याद है आपको? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज स्पेरिकल एबरेशन? चलो छोड़ो, व्हाट इज एबरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एबरेशन? Defects in images formed by
मिरर और लेंस आर नोन एज एबरेशंस। तो अगर आपको याद होगा एबरेशंस क्यों आते हैं इसका भी हमने रीजन लिखा था। तो हमने स्टार्ट यहां से किया था, द थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन अज्यूम्स, 3 अजम्पशन थे। नंबर वन, द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैराक्सियल, मतलब पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर टू, जो भी तुम मिरर ले रहे हो उसका एपर्चर स्मॉल होना चाहिए। ऐसे 2-3 अजम्पशंस थे। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में अगर आपको याद होगा ये अजम्पशंस हमेशा ट्रू नहीं होते। और क्योंकि अगर अजम्पशंस ट्रू नहीं है तो जो इमेज बनेगा उसमें क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। डिफेक्ट मतलब इमेज आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हो, एबरेशंस, बराबर। और हमने मिरर के केस में देखा था स्पेरिकल एबरेशन, और स्पेरिकल एबरेशन का रीजन मैंने बताया था आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक लार्ज एपर्चर मिरर है, so if you have a large aperture mirror, in this case if you have object at infinity, the rays from object at infinity which are near to the parallel principal axis, ये जो रेज आ रहे हैं ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, वहां से जो रेज आ रहे हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैराक्सियल है। लेकिन जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पास में हो उनका फोकस होता है एट सम पॉइंट, और मैंने इस पॉइंट को नाम दिया था एफ पी। एंड द रेज which are away from principal axis even though they are parallel to each other and also to the principal axis, मतलब ये रेस पैराक्सियल है, फिर भी इस केस में ये जो फोकस है, इनका जो फोकस है वो होता है नियर द पोल। मतलब जो फार अवे रेज है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, उनका जो फोकल पॉइंट है वो स्लोली स्लोली कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द पोल। तो इन रियलिटी जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा जो पहला केस था, if the object is at infinity, image is formed at focus, मतलब image is formed at single point। वैसा तो यहाँ हो नहीं रहा। यहाँ पे तो जो रेज नियर द प्रिंसिपल एक्सिस है दे आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, एंड द रेज विच आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस दे आर कन्वर्जिंग एट अदर पॉइंट, विच मीन्स यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट फोकस हमने लिया है एफ इक्वल टू आर बाई टू, वो इक्वेशन में तुम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ इमेज बीइंग फॉर्म्ड एट वन सिंगल पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड एट मल्टीपल पॉइंट्स एंड द इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पे जो इमेज था वो क्लियर नहीं आएगा, वो ब्लर्ड आएगा, और वो ब्लरिंग ऑफ इमेज को तुम बोलते हो एबरेशन। इस केस में वो एबरेशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द मिरर। इसे क्या बोलते हो, स्पेरिकल एबरेशन। अगर ये स्पेरिकल शेप नहीं होता या फिर ये मिरर छोटा होता, इमेजिन ये मिरर छोटा होता, तो इन दैट केस ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होते ही नहीं, ये सिर्फ पास हो जाते हैं। तो उस केस में आपका इमेज कहाँ बनता, सिंगल पॉइंट पे बनता। तो उस केस में एबरेशन प्रेजेंट होता क्या, नहीं होता, एब्सेंट। तो ये जो एबरेशन आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल एबरेशन, बिकॉज दिस ऑकर्स ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द मिरर। तो स्पेरिकल एबरेशन इज ओनली फॉर रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, सिर्फ मिरर के केस में है, रिफ्लेक्टिंग के केस में है। हमने रिफ्लेक्शन के बाद स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में जो सरफेस तुम यूज करते हो उसका एक साइड होता है पॉलिश्ड, रफ होता है, मतलब लाइट कैन नॉट पास थ्रू। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट चेंजेस मीडियम, लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आएगा, और रिफ्रैक्शन किस में होगा, लेंस में होगा कि मिरर में होगा, लेंस में कि मिरर में, लेंस में कि मिरर में, लेंस में कि मिरर में, लेंस। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंस में। तो रिफ्लेक्टिंग सिस्टम मतलब कौन, और रिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब कौन। रिफ्लेक्टिंग मतलब मिरर और रिफ्रैक्टिंग मतलब लेंस। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, रिफ्लेक्टिंग कॉन्वर्जिंग सिस्टम मतलब कौन सा मिरर, कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग डाइवर्जिंग सिस्टम मतलब कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्टिंग कॉन्वर्जिंग सिस्टम, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। एंड रिफ्रैक्टिंग डाइवर्जिंग सिस्टम, कॉनकेव लेंस। तो याद रखना
तो जो लेंस के केस में एबरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिक एबरेशन। तो अभी सबसे पहले वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एबरेशन और डिफेक्ट्स, और फिर हम डिटेल में देखेंगे। जैसे मिरर के केस में एबरेशन था, जैसे मिरर के केस में एबरेशन था वैसे ही लेंस के केस में एबरेशन है। लेकिन लेंस के केस में जो एबरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। ये कहाँ से आया देखेंगे, बट वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद डिफेक्ट्स और एबरेशंस इन केस ऑफ लेंस। लेंस बोल रहे हो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट डिफेक्ट्स इन द इमेज फॉर्म बाय लेंस। तो यहाँ पे भी वही असम्पशंस है। तो जैसे आपने वहां पे अज्यूम किया था दैट द रेज आर पैराएक्सियल, यहाँ पे भी वही असम्पशन है। तो अगर आप इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ोगे तो सेम चीज लिखी है, लिखा है ना? क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, while studying image formation by lens and mirror we assume that the rays from object are para-axial. So while studying image formation by lens and of course mirror, we assume that the rays from object are para-axial, but in reality the rays may not be para-axial, in fact not even parallel to each other. तो या तो रेज एक दूसरे को पैरेलल होंगे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं होंगे। इसको क्या बोलते हो? नॉट पैराक्सियल। मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ दो, एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। सो इन रियलिटी the rays may not be paraxial, are not paraxial, may not be paraxial, or not even parallel. So because of this, hence defects are introduced in the images. और ये जो डिफेक्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या नाम देते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? एबरेशन। ज्यादा मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, अगर थ्योरी लिखना होता तो नोट्स भी रहता सर, सिंपल सी बात है। तो नोट्स है आपके पास, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है समझने में, बाकी थ्योरी आप देख लोगे। अब देखो, जैसे वहां पे स्पेरिकल एबरेशन था, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्रोमैटिक एबरेशन की। हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। स्पेरिकल एबरेशन वाज बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ मिरर, एंड क्रोमैटिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमा? कलर। क्रोमा मतलब कलर होता है, वेवलेंथ होता है, क्रोमा मतलब कलर बेसिकली। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे क्रोमैटिक एबरेशन, तो क्रोमैटिक एबरेशन विल बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हर एक वर्ड का मतलब समझ के चलोगे तो ज्यादा इजी होगा, यू विल फाइंड इट सिंपल टू अंडरस्टैंड। In the earlier case, in case of mirror, we have spoken about spherical aberration because of the spherical shape of mirror, and in this case we are talking about chromatic aberration. Chroma matlab color. So in this case, whichever aberration you will get is due to different colors. अब ये different colors की बात क्यों हो रही है ये भी समझ लो। तो जब तुम मिरर की बात करते हो, मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा ही नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? अब क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, वहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो इन केस ऑफ मिरर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। तो कौन से केस में अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है? लेंस के केस में। जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा, आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसके लिए ही सीखा। हमने पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्यों लिया और हम लोग एबरेशन बाद में क्यों ले रहे हैं? ये दोनों अलग चीज है ना।
वैसे होना क्या चाहिए था आइडियली, पहले तुम लेंस का पूरा थ्योरी कंप्लीट करते। यू स्टार्टेड फ्रॉम, इफ यू रिमेम्बर, यू स्टार्टेड फ्रॉम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ने इसको अप्लाई किया था आपने, फिर लैटरल शिफ्ट फाइंड किया था, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ देखा था, उसके बाद आपने स्टार्ट किया रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, फिर आपने देखा लेंस मेकर इक्वेशन, फिर आपने देखा लेंस फॉर्मूला, राइट। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली गए प्रिज्म थ्योरी पे, प्रिज्म स्टार्ट किया ना उसके बाद हमने, फिर हम वापस से प्रिज्म खत्म करने के बाद वापस से लेंस पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एबरेशन इज रिलेटेड टू लेंस, क्योंकि इसमें तुमको प्रिज्म के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, दैट इज व्हाई यू नीड टू नो दिस। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो आप। तो जब तुम क्रोमैटिक एबरेशन की बात करते हो, तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्रोमैटिक मतलब क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर। अब इन केस ऑफ मिरर देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे लिखा है, देखो क्या लिखा है मैंने, इन केस ऑफ मिरर लिखा है वहां पे, लिखा है क्या, लिखा है, इन केस ऑफ मिरर देयर इज नो डिस्पर्शन ऑफ light due to refractive index. So in case of mirror, there is no dispersion. In case of mirror, there is no dispersion due to refractive index. There is no dispersion. तो डिस्पर्शन होता कब है फिर, कब होता है, कब होता है, वो भी लिखा है आगे, क्या लिखा है आगे पढ़ो, हाँ थोड़ा जोर से, यार तुमको रखना है ना, क्या उसके बाद ही बोला है ना, क्या बोला है, लेंस आर मेड अप ऑफ transparent material medium in which has different refractive index for different colors. So but lenses are made up of transparent material medium, definitely transparent material medium which has different RI. What is RI? Refractive index, which has different refractive index for each color. अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मुझे एक बार बताओ डिस्पर्शन क्यों हुआ था प्रिज्म से, फॉर द सेम रीजन। याद है हमने डिस्पर्शन के थ्योरी में पहले सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन रेड कलर, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रेड कलर। फिर हमने ये भी बोला था देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर ईच कलर इज डिफरेंट and hence each color will deviate by different amount, and the emergent light will have 7 different colors. Therefore the separation of white light into constituent color is known as dispersion of light. ये कहाँ पढ़ा था तुमने, प्रिज्म के केस में। हम यहाँ एबरेशन किसका देख रहे हैं, लेंस का। तो कनेक्शन क्या है वो समझ लो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, these two lenses can be assumed to be made up of combination of prisms. So for example, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ तो, और अगर मेरे पास थिक कॉन्वेक्स लेंस है तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो प्रिज्म से बना है, ज्वाइंट बेस टू बेस, एक प्रिज्म का बेस और दूसरे प्रिज्म का बेस, तो ज्वाइंट बेस टू बेस। तो आई कैन अज्यूम कि प्रिज्म नंबर 1 है, दिस इज प्रिज्म नंबर 2 है। तो these are the prisms which are joined base to base. Okay, मुझे एक बात बताओ, डिस्पर्शन कौन से मटेरियल से होता है, प्रिज्म में से होता है, प्रिज्म में से होता है ना, बराबर, करेक्ट। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की। तो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेंस इज मेड अप ऑफ 2 प्रिज्म्स, और अगर कॉन्वेक्स है तो ज्वाइंट बेस टू बेस, और अगर कॉन्केव है तो ज्वाइंट वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो कॉन्केव लेंस, यू कैन टेक कॉन्केव लेंस, आप कॉन्केव लेंस को ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो यू कैन इमेजिन कॉन्केव लेंस एज 2 प्रिज्म्स बट दे आर जॉइंड वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो आइडियली, और ये डायग्राम आपको नोट्स में भी दिए हैं, देखो ऐसा दिया है, प्रिज्म्स बेस टू बेस, मतलब बाइकॉन्वेक्स लेंस can be assumed to be made up of 2 prisms joined
base to base, and a concave lens can be assumed to be made up of two prism joined vertex to vertex. यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? पक्का, क्योंकि ये पॉइंट समझेगा तो अगला समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पे हम लोग क्रोमैटिक एबरेशन क्यों बोल रहे हैं इसको। अब इमेजिन हमारे पास ये एक लेंस है, और लेंस किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है लेंस? ये लेंस किससे बना हुआ है? हाँ, प्रिज्म। कितने प्रिज्म? 2 प्रिज्म, बराबर। ये उसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है व्हाइट लाइट। Now, as you know already, white light is made up of 7 colors. और जब white light प्रिज्म में से पास होता है तो क्या होता है? डिस्पर्शन होता है, मतलब white light gets separated into 7 colors. उसमें से सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वॉयलेट का। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वॉयलेट का। तो वॉयलेट कलर जो है ना, उसका फोकस लेंस के पास में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ, सबसे ज्यादा बेंडिंग हुआ किसका हुआ? वॉयलेट का। सबसे कम किसका होता है? रेड का। तो रेड कलर का जो फोकस है वो दूर जाएगा। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ विच कलर? रेड कलर। ये आ गया पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ विच कलर? वॉयलेट कलर। लेकिन थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या अज्यूम किया था? दैट द रेज मस्ट कॉन्वर्ज ओनली एट वन पॉइंट। यहां तो हर एक कलर अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि एक शार्प पॉइंट इमेज बनेगा, वैसा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा? ब्लर्ड बनेगा। उस ब्लरिंग को क्या बोलते हो? एबरेशन। और ये एबरेशन क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग कलर को क्या बोलते हो? क्रोमा। क्या बोलते हैं? क्रोमा। ईच कलर इज basically converging at some different point, and hence the aberration is known as chromatic aberration. तो इसको क्या बोलते हो? chromatic aberration, बराबर। मैं वापस थोड़ा सा बैकलेस में जा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे का डेरिवेशन इज वेरी ट्रिकी, लेंदी, डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। तो थोड़ा सा पहले ये सब बेसिक पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए। डिफेक्ट ऑफ इमेजेस इज नोन एज एबरेशन, जस्ट हाईलाइटिंग सम पॉइंट। और ये डिफेक्ट क्यों हुआ वो समझ लो। तो जब तुम मिरर की बात करते हो, तो इन केस ऑफ मिरर अभी लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था तुमने? बताओ। इन केस ऑफ मिरर देयर इज नो डिस्पर्शन। तो मिरर के केस में जो एबरेशन आएगा वो डिस्पर्शन की वजह से नहीं आएगा, वो किसकी वजह से आया? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो तुमने क्या बोला था? स्पेरिकल एबरेशन। लेकिन जब लाइट लेंस से पास होगा, और लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, और हम लोग लेंस को कैसा अज्यूम कर सकते हैं? टू बी मेड अप ऑफ 2 प्रिज्म्स। अगर कॉन्केव है तो 2 प्रिज्म्स आर ज्वाइंड वर्टेक्स टू वर्टेक्स। कॉन्वेक्स है तो 2 प्रिज्म्स आर ज्वाइंड बेस टू बेस। तो अगर मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि लेंस इज नथिंग बट 2 प्रिज्म, तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू लेंस, मतलब लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिज्म, एंड व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म क्या होता है? डिस्पर्शन होता है, मतलब सेपरेशन होता है कलर्स का। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होता है? वॉयलेट। तो सबसे पास में कौन फोकस हो रहा है? वॉयलेट। सबसे दूर कौन हो रहा है? रेड। बाकी कलर कहाँ पे? बीच में है। अगर मैं येलो कलर की बात करूं, तो येलो कलर का भी फोकस इन बिटवीन कहीं तो आएगा। इसका मतलब जहां सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए था, वहां पे मल्टीपल पॉइंट फोकस है। मतलब इमेज जो शार्प पॉइंट बनना चाहिए था, वो ब्लर्ड इमेज बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। बट दिस टाइम द एबरेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इसको क्या बोलोगे? क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमैटिक एबरेशन। अब अब अगर मुझे बड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, सेम चीज, सेम थिंग कैन हैपन फॉर विच टाइप ऑफ लेंस? कॉनकेव। तो कॉनकेव की बात नहीं करेंगे हम, वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस। हमको अगर एबरेशन को रिमूव करना है, मतलब मुझे ये जो मल्टीपल पॉइंट फोकस है ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिंगल पॉइंट फोकस, बराबर। बराबर ना? तो वहां तो फोकस कहीं भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है, तुम तो डाइवर्जिंग है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। ओके, तो इफ यू वांट टू करेक्ट, अब प्रॉब्लम क्या होता है अभी आप देखोगे थोड़ी देर में। अगर तुमको करेक्ट करना है, मतलब हर एक कलर को कहाँ लाना है? सिंगल पॉइंट पे लाना है, बराबर।
इसके लिए हम लोग दो लेंस का सिस्टम यूज करते हैं। कितने लेंस यूज करते हैं? टू लेंस। अब ऐसा क्यों किया वो भी समझ लो। एक लेंस ने क्या किया, व्हाइट लाइट को क्या किया, सेपरेट किया, मतलब डिस्पर्शन किया। और जब मैं दूसरा लेंस साथ में लगाऊंगा, इमेजिन लगा ही देते हैं यहाँ पे दूसरा लेंस, तो इमेजिन मैंने यहाँ पे एक और लेंस लगा दिया साथ में। तो पहले लेंस ने क्या किया था, डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया था, मतलब व्हाइट लाइट को क्या किया था, सेपरेट किया था अलग अलग कलर में। तो दूसरा लेंस क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। तो इसका मतलब व्हाइट लाइट गया, 7 कलर में स्प्लिट हुआ, दूसरे लेंस में गया, वापस से 7 कलर क्या हो गए, मर्ज हो गए। और कहाँ पे पॉइंट फोकस कहाँ पे होगा, सिंगल पॉइंट। तो अगर आपको क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करना है, तो क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करने का क्या तरीका है, टू यूज टू लेंस इंस्टेड ऑफ वन लेंस। बराबर। अब सारे के सारे कलर का एक साथ अगर तुमको करेक्शन करना है तो वो डिफिकल्ट होता है बहुत। अभी आप देखोगे दो कलर का ही बहुत डिफिकल्ट है, तो सात सात के साथ कलर का तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले एक्सट्रीम कलर का एबरेशन रिमूव करते हैं। एक्सट्रीम कलर कौन से है, red and violet. So what we do is we first correct for extreme colors, and to correct for extreme colors, we use a combination of lens. We use combination of two lens. Combination of two lenses. अब एक बात बताओ, इस एबरेशन का नाम क्या था? हाँ, इस एबरेशन का नाम क्या था, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन को हटाना तो क्या करना, अक्रोमैटिक। क्रोमैटिक का उल्टा मतलब क्या, अक्रोमैटिक। तो ये जो लेंस का कॉम्बिनेशन है क्या करेगा, क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करेगा। तो इसको क्या बोलोगे, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस which removes chromatic aberration is known as achromatic, is known as achromatic combination. Achromatic combination. Now that clear? Then जेडब्ल्यू नीट की क्लासेस में एक फॉर्मूला आएगा, अभी बता देता हूं मैं। आप जब दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हो, अभी दोनों लेंस हो सकता है कॉन्वेक्स हो, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, हो सकता है अलग अलग टाइप के लेंस हो सकता है। तो जब आप दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हो तो एक प्रॉब्लम और खड़ा हो जाता है, दैट इज इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ है f2। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो दो लेंस साथ में मिलकर क्या हो रहा है, सिंगल लेंस जैसा बन रहा है। इमेजिन इन दोनों का डिस्टेंस है d। तो टू लेंस, इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ जो आता है ना, वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2, where d is the distance between the optic center of two lenses. So when you use two lens, what is the focal length of the combination? 1 upon f equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 into f2. अब इमेजिन करो कि मैंने इन दोनों लेंसेज को डायरेक्टली कांटेक्ट में रख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, 0। तो क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो जो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है लेंस का, इट इज सच दैट द टू लेंस आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो दो लेंस दे आर टचिंग ईच अदर। यहाँ तक क्लियर, पक्का? अब कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि फोकस ऑफ वॉयलेट कलर एंड फोकस ऑफ रेड कलर आर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्रोमैटिक एबरेशन, इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करोगे, दोनों दोनों कलर के फोकस को कहाँ लाओगे, सेम पॉइंट पे लाओगे। ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करना है ना, पक्का ना, बराबर ना? अरे एक तो हाँ बोलो तो नहीं बोलो, यस और नो। अभी जैसे तुम लोग यहाँ वहाँ डाइवर्ट होते, मैं क्या करता हूँ, इधर देखो। तो वॉयलेट अलग जगह पे जा रहा था, रेड अलग जा रहा था, वो क्या कर रहा है, अरे एक जगह पे आओ। तो एक जगह पे आओ तो क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ, अरे फिजिक्स एक्चुअली जोक है, तुम समझ में नहीं आता तुमको तो क्या करेगा। नहीं सच में, फिजिक्स इज टू सिंपल सब्जेक्ट। तो मत मत यकीन करो, बराबर हो गया रखो, चलो ध्यान देना, आई विल प्रूव दिस, इतना सिंपल है तो ध्यान दो।
तो तुमने क्या किया, दोनों कलर के फोकस को करना है सेम पॉइंट पे। अगर एफ बी इक्वल टू एफ आर है तो 1/FB इक्वल टू 1/FR होगा, बराबर। लेकिन तुमको याद है, याद तो होना चाहिए, 1/F लेंस मेकर इक्वेशन, μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। बट वेट अ मिनट, तुम हमेशा लेंस के सराउंडिंग में नॉर्मली क्या रखते हो, एयर। तो μ1 क्या हो गया, एयर। क्या हो गया, 1। μ1 इज 1, फॉर एयर इट इज 1 ना। तो सिर्फ बचा कौन, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बचा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसको मैं μ2 क्यों बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, म्यू। तो ये आ गया आपका लेंस मेकर इक्वेशन फॉर सराउंडिंग मीडियम एज एयर। क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक क्लियर, पक्का। ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में तुमने कितने लेंस यूज किए, 2 यूज किए, बराबर। तो दोनों लेंस का पहला सरफेस और दूसरा सरफेस होगा, मतलब दोनों लेंस का R1 और R2 होगा। तो यहाँ तो R1 और R2 भी 2 बार आएगा, एक पहले लेंस का और एक दूसरे लेंस का। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, होगा ना कंफ्यूजन क्रिएट। तो एक काम करेंगे ना, इसको 1 बोल देंगे। तो ये कौन सा लेंस का बन गया, पहले का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सही है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, हो गया, क्लियर है। अब एक काम और करते हैं, चलो ये तो करते रहेंगे, बट वन मोर थिंग। अब ये 1/R1 माइनस 1/R2 दोनों लेंस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और दोनों लेंस के लिए R1 और R2 कांस्टेंट है कि नहीं। लेंस बना लिया, R1 और R2 फिक्स हो गया, दूसरे लेंस का भी R1 और R2 क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब ये लगभग क्या है, कांस्टेंट। जब जितने भी इक्वेशन लिखूंगा तो हर जगह पे ऐसा लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, 1/R1 माइनस 1/R2 फॉर लेंस 1, 1/R1 माइनस 1/R2 फॉर लेंस 2। तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं। लेट 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू क्या बोल देंगे इसको, के, सम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है वो। क्या बोल दिया उसको, कांस्टेंट के, ऐसा बोल दिया। देयरफॉर 1/F1, व्हाट विल बी 1/F1, μ1 माइनस 1 k1। k1 मतलब 1/R1 और 1/R2 के कौन से लेंस का, पहले लेंस का। एंड 1/F2 क्या आ जाएगा, μ2 माइनस 1 इंटू के। क्लियर, बराबर। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन क्या थी, एफ इक्वल टू एफ आर, मतलब 1/FB इक्वल टू 1/FR। जब तुम ऐसा लिखते हो 1/FB इक्वल टू 1/FR, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे, 1/FB इक्वल टू 1/FR, बराबर, सही है ना। लेकिन तुम्हारे पास एक लेंस था कि 2 थे, हाँ। और 2 लेंस का फोकल लेंथ क्या आया, 1/F1 प्लस 1/F2, सही है। तो जब मैं लिखूंगा, लेफ्ट साइड में क्या था, वॉयलेट, राइट में कौन था, रेड, वॉयलेट और रेड। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, वॉयलेट, राइट में क्या लिखेंगे, रेड। लेकिन 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये आ जाएगा 1/F1 फॉर वॉयलेट कलर प्लस 1/F2 फॉर वॉयलेट कलर, 1/F1 फॉर रेड कलर, 1/F2 फॉर रेड कलर। गुड, बट वेट, व्हाट इज 1/F, μ1 माइनस 1 k1, बराबर ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, μ1 माइनस 1 k1, और 1/F2 क्या लिखोगे, μ2 माइनस 1 k2 इक्वल टू, वापिस से 1/F1 है और 1/F2 है। तो ऐसा लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना, लिखेंगे ना ऐसा, पक्का। लेकिन लेफ्ट साइड में कौन सा कलर था, वॉयलेट। तो क्या लिखोगे, वॉयलेट, और क्या लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉयलेट नहीं लिखोगे। मैंने इसलिए बोला वो कांस्टेंट है, वो कलर के साथ चेंज नहीं होता। वही लेंस का शेप तो चेंज होगा, ऐसा तो नहीं होता ना, लेंस पे रेड कलर आया तो लेंस ने अपना शेप चेंज कर लिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो वो कांस्टेंट है, तो उधर वी और आर मत लिखना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर एक कलर का अलग होता है कि नहीं, हाँ। तो फिर यहाँ तो लिखना पड़ेगा, तो आएगा आर और ये आएगा, बराबर।
अब इसके बाद एक काम करो, जहां पे K1 है ना एक साइड में लाओ, जहां K2 है ना उसको दूसरे साइड पे लेके जाओ। तो μ1 v -1 K1 माइनस μ1 r -1 K1 इक्वल टू μ2 r -1 K2 माइनस μ2 सॉरी μ2v -1 K2। इसमें से K1 कॉमन, इसमें से K2 कॉमन, तो करो K1 निकाल लो कॉमन, क्या आया μ1v -1, बीच में माइनस है तो माइनस μ1r माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, इक्वल टू K2 कॉमन कौन है μ2r -1 माइनस का μ2v माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 +1 क्या हो गया, कैंसल हो गया, वेरी गुड। तो क्या आया K1 क्या बचा μ1v -μ1r इक्वल टू K2 μ2r -μ2v। ये K2 को शिफ्ट कर दो, इक्वल टू μ2r -μ2v अपॉन μ1v -μ1r। सही है, सही थोड़ा सा नहीं सही तो है, थोड़ा कोई वाला नहीं, फिजिक्स बहुत सही है, बाकी पता नहीं। हाँ काय नहीं झालं तो इकडे बघ, अभी ये देखो यहाँ पे ना, चलो ठीक है, जो सपाट थोड़ा ध्यान दो अब यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहला टर्म में कौन है वॉयलेट, ऊपर कौन है, अरे ठीक नहीं लग रहा है, दोनों जगह पे सेम कर लो, सेम करोगे तो फिर माइनस साइन क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन आ गया, जो नेगेटिव था वो कौन बन जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव का क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो लिख लो इसको μ2v -μ2r अपॉन μ1v -μ1r, इक्वेशन नंबर समथिंग, इक्वेशन नंबर 3। तो K1/K2 क्या मिल गया तुमको, -μ2v -μ2r अपॉन μ1v -μ1r, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हमको करना क्या था, हमको क्रोमैटिक एब्रेशन को रिमूव करना है ना, मतलब हमको करेक्शन करना है। तो करेक्शन अगर करना है तो हमको ये देखना था कि करेक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा। अब हम लोग फॉर्मूला के आधे स्टेप तक पहुंचे हैं, जिसमें हमने सिर्फ किसको किसको करेक्ट किया, एक्सट्रीम कलर को, कौन से एक्सट्रीम कलर थे, वायलेट एंड रेड। वहां से क्या इक्वेशन बन गया, K1/K2 इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग। अब मैंने इसलिए बोला कि ध्यान देना, ये तीसरा कलर भी लिया है तुमने, तो अभी येलो की बात कर लो, लेट अस डू समथिंग फॉर येलो ऑल्सो। तो येलो कलर का भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। तो येलो कलर के लिए मेरे को एक बात बताओ, 1/f इक्वल टू क्या था, μ-1 क्या था K, सही है। अगर मैं पहले लेंस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेंस की, सही है ना, दूसरे के लिए लिख रहा हूं तो क्या आएगा, μ2 -1 K2, गुड, बराबर। एक तो हाँ बोलो तो नहीं बोलो, हाँ। कौन से कलर की बात कर रहे हो तुम, येलो, बराबर। अब क्या करोगे, अब देखो तुमको यहाँ पे क्या मिला, K1/K2। अगर मुझे इन दो इक्वेशन से भी K1/K2 मिल गया, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, K1/K2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से K1/K2 कैसे लाओगे, K1/K2 कैसे लाओगे, यहाँ पे क्या है K1/K2, यहाँ पे क्या चाहिए K1/K2, क्या करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ से 1/f1y अपॉन 1/f2y इक्वल टू μ1y -1 K1, और ये क्या आएगा, क्या है ये
म्यू टू वाई माइनस 1 k2। गुड। देन फ्रॉम हियर सिर्फ k1 k2 को रखो, बाकी को शिफ्ट कर दो। वैसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर है। तो f2y अपॉन f1y, और ये म्यू टू वाई माइनस 1 ये आ गया लेफ्ट साइड में म्यू टू वाई माइनस 1, और ये आ गया म्यू वन वाई माइनस 1 इक्वल टू k1 बाय k2। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 से k1 k2 की वैल्यू कहाँ जाएगी? इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। गुड। तो k1 बाई k2 कितना आया था वहां पे? क्या था? जल्दी बताओ क्या था? f2y अपॉन f1y म्यू टू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वन वाई माइनस 1 इक्वल टू इक्वल टू माइनस म्यू टू बी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू वन बी माइनस म्यू वन आर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इक्वेट करके। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन करना है। करेक्शन मतलब सिर्फ टर्म्स को यहां से वहां शिफ्ट करना है। तो एक काम करो आप, लुक, एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। इसको शिफ्ट किया, इसको यहां लेके आ गए, तो न्यूमरेटर गया कहाँ पे? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर से कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। और जानबूझ के किया है वैसा, क्यों किया बताता हूं मैं। what was the formula for dispersive power? डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y, ये एक था। डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v प्लस डेल्टा r बाई 2, ये दूसरा था। तीसरा भी था म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1, म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1। तो ये क्या है फिर? म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू टू वाई माइनस 1। क्या है ये? डिस्पर्सिव पावर। कौन से लेंस का? कौन से लेंस का? तुम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो ना, तो 2 2 लिखा है, तो कौन से लेंस का? सेकेंड लेंस का। और ये कौन है फिर? फर्स्ट का। तो इसका मतलब व्हाट हैव यू ऑब्टेन्ड इज f2y अपॉन f1y इक्वल टू माइनस, ये था ओमेगा 2, ये सेकेंड लेंस का डिस्पर्सिव पावर है, किसका है? पहले का। तो म्यू टू बाय ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, तो माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। ये है कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। देख लो लास्ट स्टेप में है कैसा है? f2y अपॉन f1y इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो ओवरऑल मैं रिपीट तो करने वाला हूँ ये नेक्स्ट लेक्चर में, बट जस्ट टू क्विकली गो थ्रू द स्टेप्स। ऑलवेज कोई भी टॉपिक हो और फिजिक्स में थ्योरी छोड़ के चलेगा नहीं। थ्योरी छोड़ दिया मतलब फिजिक्स छोड़ दिया तुमने, जेडबल नीट भूल जाओ। जस्ट ड्रीम अबाउट क्लियरिंग इट, यू विल नॉट क्लियर इट। और तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो उसका पहले ब्रेन मैपिंग करना पड़ता है। सबसे पहला रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। दूसरे रीडिंग में तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तीसरे रीडिंग में तुमको पूरा समझ में आना चाहिए, और उसके बाद यू शुड ट्राई राइटिंग डाउन वॉट एवर यू रिमेंबर। तो जब भी एबरेशन या डिफेक्ट वर्ड सुना मतलब इमेज क्लियर बनना चाहिए था, नहीं बना है, ब्लरिंग है, तो कुछ रीजन होगा। मिरर के केस में स्पेरिकल शेप था तो स्पेरिकल एबरेशन था, वहां पे डिस्पर्शन था नहीं, यहाँ पे लाइट मीडियम चेंज कर रहा है, और हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि प्रिज्म, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन से क्या बना है? लेंस। इधर ज्वाइंट बेस टू बेस और ज्वाइंट वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो जब लाइट लेंस से पास हो रहा है मतलब लाइट बेसिकली प्रिज्म से पास हो रहा है, और जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो क्या होता है? डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन होना मतलब अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में जाना। तो जब अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका फोकस पॉइंट भी अलग अलग जगह पे होगा। मतलब जो हमने थ्योरी सीखा था
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट सिंगल फोकस, सिंगल पॉइंट, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो व्हाट यू आर हैविंग इज कि वॉयलेट, रेड, येलो, हर एक कलर का फोकस हो रहा है अलग पॉइंट पे, विच विल लीड टू ब्लरिंग ऑफ इमेज। इसको बोलते हो क्रोमेटिक एबरेशन। इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने का एक तरीका है जिसमें आप दो लेंस यूज करते हो एंड यू कीप दीज टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, इन कॉन्टैक्ट नॉट एट डिस्टेंस। So when you keep two lenses in contact with each other, 1/f is 1/f1 plus 1/f2। फिर हमको करेक्शन करना है, मतलब हर एक कलर को सेम पॉइंट पे लाना है। तो हम सीधा एक्सट्रीम कलर का स्टार्ट करेंगे। फोकस ऑफ वॉयलेट और फोकस ऑफ रेड को क्या करना है, सेम करना है, मतलब एफ इक्वल टू एफ आर, टेक रेसिप्रोकल, 1/f इक्वल टू 1/f आर। लेकिन 1/f क्या था, 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f क्या बन जाएगा, 1/f1v प्लस 1/f2v इक्वल टू 1/f1r प्लस 1/f2r। लेकिन 1/f1v, f2v, f1r, f2r जो भी है 1/f है। 1/f मतलब लेंस मेकर इक्वेशन लगने वाला है। लेंस मेकर इक्वेशन में अगर आपको याद होगा तो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये 1/r1 माइनस 1/r2 बार बार आएगा, 4 बार आएगा, क्योंकि 4 टर्म्स थे, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 राइट हैंड साइड पे। हमने क्या किया, हमने इसको k बोल दिया, और अगर पहला लेंस है तो हमने k1 बोल दिया, दूसरा तो क्या बोल दिया इसको, k2, बराबर। तो 1/f1v ये बन गया μ1v माइनस 1 k1, 1/f2v बन गया μ2v माइनस 1 k2, 1/f1r बन गया μ1r माइनस 1 k1, और 1/f2r बन गया μ2r माइनस 1 k2। k1 के टर्म्स एक साइड पे, k2 के टर्म्स दूसरे साइड पे। k1 कॉमन निकालो, k2 कॉमन निकालो, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दो, तो यू विल हैव k1 इंटू μ1v माइनस μ1r इक्वल टू k2 इंटू μ2r माइनस μ2v। तो k1/k2 आपको मिल जाएगा माइनस μ2v माइनस μ2r अपॉन μ1v माइनस μ1r। मतलब काट के इन शॉर्ट यू आर एट इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक, बराबर। तो दिस शुड बी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। तुमको ओरली सब कुछ बोलते आना चाहिए, तो तब फिजिक्स आता है ऐसा मैं अज्यूम करूंगा, नहीं तो नहीं आता है तुमको, क्योंकि यू आर बेसिकली टेकिंग इट टू लाइटली। है तो वैसे वो विथ फन करने वाला काम, लेकिन तो तुम लोग सिर्फ फन करते हो, फिजिक्स भूल जाते हो। तो मतलब नॉट जनरल, तो मैं एक दो लोगों को ही बोलता हूँ, बाकी सब तुम अच्छे हो, एक दो होते हैं पैरासाइट्स, एनीवेज। फिर उसके बाद येलो कलर, मीन कलर कौन सा लिया तुमने, येलो। तो सेम कॉन्सेप्ट, एक काम करो ना, 1/f मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला, 2 लेंस थे तो 2 फॉर्मूला बनेंगे येलो कलर के लिए, बन गए, दोनों को डिवाइड कर दो, k1/k2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 का k1/k2 एक साइड था, इक्वेशन नंबर 6 का एक साइड है, तो वो k1/k2 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई करो, देन फाइनली यू गेट f2y अपॉन f1y इक्वल टू माइनस ω2/ω1, where ω2 is dispersive power of second lens and ω1 is dispersive power of first lens. So that's it for today. बाकी का कल देखते हैं।